नीट 2021 का फिजिक्स, हम उसकी ब्रीफ एनालिसिस करने वाले हैं और हम कंपेयर करेंगे कि पिछले साल के जो नीट का क्वेश्चन था, स्पेशली मैं फ़िज़िक्स की बात, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूं आपको और मेरा पर्पज़ ये है कि जो भी बच्चे, स्पेशली जो बायो के बच्चे होते हैं जो कि फ़िज़िक्स में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारी फ़िज़िक्स हो ही नहीं सकती उस लेवल की जिस लेवल की हमें ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, जो एक बायो का स्टूडेंट हो के अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़ा सकता है तो फिर उस लेवल पे आप समझ सकते हैं कि फ़िज़िक्स उतना कठिन नहीं है जितना कि आप समझते हैं। बच्चों, 2021 का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। बहुत कठिन तो नहीं कह सकते हैं, कर तो सब सकते थे आप, लेकिन उस गिवन टाइम फ्रेम में, जो कि हार्डली 1 से या 1.5 मिनट का टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने में, उस टाइम फ्रेम में इन सारे क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस तरह के कितने क्वेश्चन थे और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पिकअप किए गए हैं, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा और इससे मैं ये भी आपको एक एवरेज कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि फ़िज़िक्स में कितना क्वेश्चंस आप अगर कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो कठिन थे या जो थोड़ा ट्विस्टिंग थे उनको हम पिकअप करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बताएंगे, और आपको जो आपके अंदर जो भ्रम है, जो डर है, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं 2021 फिजिक्स नीट का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले मैंने देखा कि ढेर सारे बच्चे लॉजिक गेट से क्वेश्चंस आया हुआ था। हर साल मतलब लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप उसको समझ नहीं पाए और समझने से पहले ही सरेंडर कर दिए। ढेर सारे बच्चों से मेरी बातें हुई, सब ने ये बोला कि ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा, हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछा गया था। एक्चुअली एक बार कोई भी देखेगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, बट बहुत गौर से देखोगे तो फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चों, क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जो दिया है वो मैं पूरा लिखा हूँ। टाइम फ्रेम दिया है T1, T2, T3, T4, T5, T6, और टाइम फ्रेम में आपको 3 जगह से इनपुट है और उसका फाइनल आउटपुट क्वेश्चन में खुद उसका डायग्राम भी दे दिया था। डायग्राम दे दिया है, मतलब ये पार्ट, अगर ये पार्ट न दिया होता क्वेश्चन में तो फिर इसको कोई नहीं कर पाता। ये पार्ट देने से बहुत सारे बच्चे जिनको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहा होगा तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसमें ये पार्ट दिया हुआ है, इसका जो डायग्राम, तो डायग्राम की वजह से आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। हमें पता है कि जो लॉजिक गेट में जो भी जितने इनपुट्स होते हैं 2 ही कंसीडर किए जाते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी आता है। तो 0 को मिनिमम और 1 को मैक्सिमम हम लोग मानते हैं। यहाँ पे क्या है कि 0 और 5 कर दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि मैक्सिमम बोले तो 5, 0 बोले तो 1, बात यही है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे जस्ट आप मिलाते जाइए, फिर देखिए आपको और गेट पता है, एंड गेट पता है, नैंड गेट पता है, बस उसी पे है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए T1 से, अभी यहाँ पे जो डायग्राम ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है कि एक A से इनपुट जाता है, एक C से जाता है, B से क्या है कि दोनों में इनपुट जाता है, B से दोनों में जाता है, A में भी और C में भी, फिर यहाँ से कॉमन यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पे आप डायग्राम देख के बस यहीं से आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए T1 और T2 के बीच में A का मैक्सिमम ये 5, वेव अगर ऊपर है मतलब ये 5 जा रहा है A का, तो A से अगर 5 जाएगा बेटा, ठीक है। B का क्या जा रहा है, B का एम्पलीट्यूड 0 वाला जा रहा है, मिनिमम B का 0 जाएगा, इसमें अगर 5 जाएगा। ये कौन सा गेट है, ये एंड है, ये एंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है तो ये क्या बिहेव करेगा, ये नैंड गेट, और ये आप सबको पता है ये और गेट का काम करेगा। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट में आउटपुट, इनपुट और आउटपुट कैसे बदलता है, अब आप ये मत पूछिए कि इतना भी आपको नहीं पता, इतना आपको पता है। इधर से 5 गया, B से क्या गया, T1 T2 के बीच में B से क्या गया, 0 गया, तो 5 और 0 एंड गेट है, तो क्या होगा, इधर 0 होगा, इधर से, इधर B का इसमें भी 0 आया, C का T1 T को बीच में क्या जा रहा है, 5 जा रहा है, इधर से 5 जा रहा है, ये 5 ये 0, तो 5 और 0 का सिर्फ एंड गेट होता तो 0 आता, लेकिन नैंड लगा दिए तो यहाँ पे 5 आ गया, और एक 0 और एक 5 है, दोनों और गेट में जाएंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा।
ठीक है, एक बात क्लियर। T2 और T3 के बीच में देखो A का क्या हुआ, A इस बार 0 जा रहा है, B क्या जा रहा है 5 जा रहा है, B का 5, 0 और 5 मिलेगा फिर भी 0 हो जाएगा, तो इधर से 0 ही आएगा, इधर से 5 आया, C का क्या जा रहा है बेटा, C का 5 आया, तो 5 C का 5 आ रहा है, नहीं सॉरी T2 और T3 के बीच में C का 0 आ रहा है, तो C का 0 आएगा, इधर से 5 आया तो 5 और 0 0 होगा, लेकिन नैंड है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इधर से दूसरा पल्स जो आएगा इधर 0 इधर से 5, फिर भी ये 5 आया। तीसरा पल्स देखिए T3 और T4 के बीच में, T3 T4 के बीच में A से क्या गया 5 जा रहा है, ठीक है, A से क्या गया 5, B से क्या जाएगा, B से भी 5 जाएगा, ठीक है, तो 5 और 5 तो एंड गेट है तो यहाँ भी 5 आएगा, इधर 5 आएगा। C से क्या जा रहा है T3 T4 के बीच में 0 जा रहा है, T3 T4 के बीच में 0 जा रहा है, 0, यहाँ 0 गया, इधर 5 इधर 0, तो ये 0 हो जाएगा और 0 का क्या होगा, 0 का 5 होगा, तो ये 5 और 5 दोनों हैं तो और में भी 5 ही आएगा। अब चौथा पल्स देखिए क्या होता है, T3 T4 T5 T6 के बीच में देख लो, T5 T6 के बीच में क्या होगा, A का क्या जा रहा है 5, A का 5 गया, B का क्या गया 0, तो 5 0 क्या हो गया 0। C में देखिए, C में B का 0 गया और C का क्या जा रहा है 0, तो यहाँ 0 0, तो यहाँ 0 आता अगर ये एंड गेट होता, लेकिन नैंड है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब इधर से 0 इधर से 5, तो फाइनली क्या आया बेटा 5 ही, तो हर बार जो है 5 ही आया आउटपुट, फाइनल आउटपुट, उसमें कोई वेव उतार चढ़ाव नहीं है, 5 आ रहा है। इसमें क्या है, अगर ऑप्शन ये लें तो इसमें फाइनल आउटपुट 0 है, ये हो नहीं सकता, फाइनल आउटपुट ये 5 है, लेकिन कभी 5 कभी 0 कभी 5 कभी 0 ऐसा पल्स फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार 5 ही आ रहा है, यानी 5 वाला लाइन ये है तो वहीं रहेगा, 0 वाली लाइन ये है तो यहीं रहेगा, तो ये 5 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन है, मतलब 5 और 0 दोनों तरह के आउटपुट आते तो कुछ पल्स फॉर्म में आता, लेकिन यहाँ पे पल्स फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये, इसका आंसर ये है 5 है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, बहुत सारे आपको आंसर आपको मिले होंगे कि वहाँ पे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि वहाँ पे ये इसका एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख के ट्रुथ टेबल बना के उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपको सीधे सीधे यहाँ पे जो है T1 T2 T3 T4 T5 T6 के बीच में आप देखते जाइए कि किधर से कितना इनपुट है और उसके हिसाब से, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, एग्जामिनर आपको पहले से ये हल करने के लिए दे दिया था, ये ना दिया होता तो फिर आप फंस जाते, आपको समझ में ही ना आता कि पूछा क्या है। ठीक है बच्चों, एक सवाल ये हो गया, इसी तरह से और सवाल हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह। अब एक पूछा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन if m mass is a photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d। लैम्डा d और लैम्डा दो अलग अलग चीज़ें पूछा है यहाँ पे बेटा, आपको पता होना चाहिए। अब लैम्डा d और लैम्डा में रिलेशन बताना है आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन दिया है कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे लैम्डा वेवलेंथ पे का फोटान बोले तो लाइट उस पर पड़ती है, और उसके बाद उसका वर्क फंक्शन हमें पता है बेटा कि जो भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप सबको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एच न्यू, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है माइनस वर्क फंक्शन को डब्लू बोलते हैं या कहीं कहीं फाई बोल देते हैं। यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि डब्लू इज इक्वल टू 0, मतलब नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, तो ये 0 हो गया, तो ये इक्वल टू क्या हो गया एच न्यू, और न्यू क्या होती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो उसका अगर वेवलेंथ पता है तो एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन का मास अगर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अब इसमें दो इक्वेशन आपको, अब ये किसके बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा के। ओके बेटा, एक इक्वेशन एक तो यहाँ से हो गया। अभी इसमें क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात,
हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, हम मूव करें या इलेक्ट्रॉन मूव करे, कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो एक वेव प्रोड्यूस करती है, वो एक वेव प्रोड्यूस करती है। और उस वेव का जो वेवलेंथ होता है उसको लैम्डा डी बोलते हैं, और निकलता कैसे है, h/p। p बोले तो मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम होता है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाता है बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए तो उसका p हमें पता होना चाहिए। तो अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो p और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेटा p²/2m होता है। तो p बराबर अगर कोई पूछे तो काइनेटिक एनर्जी, हम खाली k लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m रूट में, ये हो जाएगा उसका p। तो p की जगह पे हम ये रख दें। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से p की जगह पे ये रख दो आप, तो लैम्डा डी इज इक्वल टू क्या हो गया, h/√ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। काइनेटिक एनर्जी इधर निकाल चुके हो, कितना है, काइनेटिक एनर्जी इधर निकाल चुका है, ये कितना है बेटा, ये है। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये है। तो काइनेटिक एनर्जी आप रख दो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या रख दो, इतना रख दो। ठीक, तो रख दो, तो k की जगह पे ये रख दो, तो क्या हो जाएगा, h/√ hc/λ इंटू 2m। ठीक है, ये हो गया, ये किसके बराबर हुआ, ये डी ब्रॉगली लैम्डा डी। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया। अब हमें लैम्डा यहाँ से निकालना है, उसकी वेवलेंथ। अब हम क्या करें कि दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू h²/, ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, hc/2m/λ। ठीक है, तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो इधर लैम्डा आ जाएगा। यही लैम्डा निकालना है, तो वो लैम्डा निकालना हुआ तो क्या करोगे, ये दोनों चीज़ें इधर आएंगी तो उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिख दो, hc इंटू 2m/h² और ये इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। एक h से एक h निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये h गया। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया, 2mc/h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल है, कठिन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का गलत हो गया था। तो ये आपका रिलेशन आ गया, लैम्डा डी और लैम्डा में संबंध। इसमें बेसिकली दो इक्वेशन आपको देखने थे, जो कि आपको समझना था। हो गया बेटा, तो इसमें भी एज सच कोई वो नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इन x डायरेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली। उसमें ऑप्शन अलग अलग दिया है। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो IJ में कंपोनेंट है वो कौन सा करेक्ट बताता है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है डायरेक्शन में जा रही है x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब दिया क्या क्या है ऑप्शन में, देखो, एक दिया है J प्लस K, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए -J -K। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन दिया है -J प्लस K। ठीक है, फिर -J प्लस K। तीसरा ऑप्शन है J प्लस K। ठीक है, J प्लस K। चौथा ऑप्शन है -J प्लस K, फिर -J प्लस K। ठीक है बेटा, अब इसमें यह बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बच्चों हमें पता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट ही हुई, प्रकाश, लाइट जो है इधर जाती है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके जो
कंपोनेंट होते हैं ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमको पता है। और आपको फार्मूला भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, E/B। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है तो उसकी वेलोसिटी भी आप बता सकते हो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी आप बता सकते हो। अब यहाँ पे हमको ये है कि ये जो C उसकी वेलोसिटी होगी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और इन दोनों में भी ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, दोनों के बीच हमेशा 90 का एंगल रहेगा, ठीक है बेटा। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक एक वैल्यू दिया होता तो आप सीधे बता देते। यहाँ पे कंपोनेंट में दिया है J और K में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, लेकिन उसका कंपोनेंट दिया है, 2 कंपोनेंट दिया है। तो 2 कंपोनेंट दिया है तो उससे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह 2 कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अगर दोनों का रिजल्टेंट आपस में 90 बना दे तो समझ लो वो सही है। तो देखो अब इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, बेस्ट तरीका ये था कि इन दोनों, हमें ये पता है कि ये दोनों आपस में 90 का वो बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी 90 का एंगल होता है। तो इसमें वो सारे वेक्टर, क्योंकि आपको करना तो उससे भी है, तो वो अब इनको डॉट प्रोडक्ट कर लो। हमें पता है कि 2 अगर वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 है तो हम क्या कर दें, E डॉट अगर B कर दें बेटा तो क्या आ जाएगा, E B cos 90, और cos 90 का मतलब 0। यानी इन चारों वेक्टरों को अगर डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिसका 0 आ जाए वो हो जाएगा। तो उसमें भी आपको बारी बारी से सबका करना पड़ेगा, ठीक है, बारी बारी से करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, वो इसलिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो हम ये मान लें कि x इसमें बाहर की तरफ है, x किधर है, बाहर की तरफ, जिधर लाइट की वेलोसिटी, ये बोला है ना कि x पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो x मान लो बाहर की तरफ है, तो इधर क्या मान लें, इधर J है, इधर K है, ठीक है, J और K है। अब इसमें जो है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पहले में देखो प्लस J है, प्लस K है, प्लस J इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस J कंपोनेंट इधर है, प्लस K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इसमें -J -J मतलब नीचे आ गया, -K इधर आ गया, इसका कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों के बीच में 90 का एंगल है क्या, नहीं है, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखो प्लस J और प्लस K, प्लस J प्लस K इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, ठीक है। फिर -J और प्लस K, -J तो इधर आ गया और प्लस K इधर आ गया, ठीक है बेटा। -J है, सॉरी ये -J है, -J और दोनों -J प्लस K, इसका मैग्नीट्यूड इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का भी इधर आया। दोनों के बीच में 90 का एंगल आया क्या, नहीं आया, 90 नहीं बल्कि 0 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखो J और K, प्लस J प्लस K इधर आया, प्लस J प्लस K इधर ही आया, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल नहीं है। इसमें देखो -J प्लस K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, -J प्लस K, -J, चौथा ऑप्शन गलत है, -J -K, वही में -J -K। अब -J और -K, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बेटा, ये देखो 90 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 हो गया, तो ये आंसर सही है। डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं सबका, तो बारी बारी से करना पड़ता है। इसका करोगे देखो, इसका भी -J × -J, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, सेम वाला सेम रहेगा, -J क्या है बेटा, 1 + 1 आया, ठीक है। K में किए तो J K वहाँ तो 0 हो गया, फिर K J का किए तो 0 हो गया, K K का किए तो -1 हो गया, एक +1 एक -1, तो ये भी 0 हो गया, सब 0 हो गया, मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये यही ऑप्शन सही है, ठीक है। कठिन था क्या, कठिन नहीं था, लेकिन इतना आपको थोड़ा सा क्लिक करना था। 2020 में भी इससे आया था, इसी फार्मूले पे आया था, IJ करके नहीं था, वहाँ पे रेशियो पूछा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो, ठीक है, E और B दिया हुआ था, याद अगर आपको होगा
तो अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। यार इसमें कुछ था नहीं, किसी ऊंचाई से किसी चीज़ को गिराओगे, s ऊंचाई है पूरा, यहाँ से आप गिरा रहे हो, u बराबर 0, ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, किसी ऊंचाई पर आया, मान लो h ऊंचाई पे आया, उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 times है। तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी इसका v रहा होगा बेटा, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, s माइनस एच, टोटल s है, इतना h है, तो ये s माइनस एच हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप पता कर सकते हो क्या, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया है। मैं अभी रिसेंटली अपना चैप्टर जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी खत्म किया है, उसमें सब बताया है हाइट और डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस दिया है, इसमें टाइम नहीं दिया है, तो सेकंड इक्वेशन नहीं लगाओगे, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लगा दोगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h की जगह क्या लिख देंगे, s माइनस एच, यही दूरी तो आया। तो ये u यहाँ पे क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनली क्या आ गया, 2g s माइनस एच, ये हो गया v स्क्वायर। एक इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया। अब इस टाइम पे बोला है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अब इस टाइम पे इस ऊंचाई पे क्या होगा बेटा, mgh होगा, क्योंकि h ऊंचाई पे है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 times है, तो इसको 3 times कर दें, 3 times काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल, तो बराबर करने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी का इसका 3 times करोगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो, ये से ये कट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल गया बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दूना 6 6gh। तो 2 इक्वेशन बन गए। क्या क्या पूछा है इसमें, एक पूछा है ऊंचाई तथा वेलोसिटी, पहले तो हाइट बताना है फिर वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए वी स्क्वायर की जगह पे ये लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 6gh बराबर 2g एंड इंटू s माइनस एच। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो, पहले तो ये ठीक सॉल्व करो अच्छे से। तो क्या हो गया, 2g इधर 6g है, तो इधर 3h हो गया, उधर क्या हो गया s माइनस एच। तो h को इधर लेते आओ, तो h प्लस 3h, तो 4h बराबर s हो गया, तो h बराबर s/4 हो गया। अब h निकल गया तो वेलोसिटी भी निकाल लो, किसी इसमें रख दो वैल्यू या इसमें रख दो, इसी में रख दो, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया बेटा, 6g और h की जगह पे लिख दोगे s/4। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, h निकल गया है, h की जगह पे ये रख दिया, तो वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, 2 ये हो गया, ये 3 हो गया, तो v इज इक्वल टू √3/2gs, √3/2gs हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर हो गया। ये कठिन नहीं था, बिल्कुल कठिन नहीं था, इसको कठिन नहीं बोल सकते हैं, किसी भी हालत में हम इसको कठिन नहीं बोल सकते हैं। ये सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत लोगों ने इसको गलत किया है। एक सवाल मैग्नेटिक से आया था, उसमें दिया था कि एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर है। यहाँ पे ये थोड़ा सवाल लेंदी था, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी भी दिया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो बेटा देखो, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से इन्फिनाइट लेंथ का है, तो हमें पता है इन्फिनाइट लेंथ का है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है μ0/4π इंटू I/r इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, ये लिखते हैं। तो जब इन्फिनाइट लेंथ होता है तो sin θ1 1 हो जाता है, sin θ2 भी 1 हो जाता है, तो फाइनली फार्मूला क्या आ जाता है, μ0/2πI/r। ठीक है बेटा, इसमें करंट वगैरह भी दिया है, करंट भी दिया है 5 एम्पियर, ये लेंथ सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदलना रहे। तो यहाँ पे बेसिकली मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आएगा किधर, बाहर की तरफ। तो ऐसे डॉट डॉट करके मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मिल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पता चल गया, तो वहाँ पे फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, QV क्रॉस B। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैंने डायरेक्शन के लिए आपको ये इस पे सवाल लगवा चुका हूँ, वेक्टर में आपको बता चुका हूँ, इसको वेक्टर 1 लोगे, इसको वेक्टर 2 लोगे, तो ये वेक्टर 3 आपका इसका डायरेक्शन बताएगा, और उसके लिए ये थंब वेक्टर 1 है, चारों फिंगर वेक्टर 2 है, ये पाम जिधर जाएगा। हालांकि इसमें डायरेक्शन पूछा ही नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू रखना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकाले हो, ये सब रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सवाल कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन और बच्चों ने काफ़ी गलत किया है। 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक R1 है, एक R2 है। अब बोला है कि इसमें जो है दोनों को अगर कनेक्ट कर दिए तो उनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब मान लो, देखो हमें इतना पता है कि जब भी किसी 2 कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज फ्लो होता है। अब चार्ज तब तक फ्लो होगा एक से दूसरे पर या दूसरे से पहले पर जब तक दोनों के बीच पोटेंशियल जो है सेम ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तक वो फ्लो होते रहेगा। अच्छा, कोई भी है स्फीयर है या जो भी है, तो चार्ज उस पर कितना रह सकता है, कितना चार्ज वो रिटेन कर सकता है, वो क्या होता है, वो कैपेसिटी पे डिसाइड करता है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी कैसे निकालते हो भैया, हमें पता है कि किसी भी चीज़ पे अगर चार्ज रखोगे, किसी भी चीज़ पर चार्ज रखोगे तो उस पर पोटेंशियल डेवलप होगा। चार्ज मान लो 10 कूलम चार्ज दे दिए तो उस पर कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, और चार्ज दोगे तो और पोटेंशियल जाएगा। तो चार्ज जो है उसके पोटेंशियल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं जिसको बोलते हैं CV, और C क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटेंस निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, Q/V। अब इस पे चार्ज मान लो जब दोनों वो हो गए, इस पे उस टाइम पे चार्ज Q1 आया, इस टाइम पे चार्ज Q2 आया, जब दोनों जुड़ के पूरा फ्लो बंद हो गया, मतलब जब पोटेंशियल सेम हो गया, उस टाइम पे इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है। तो अच्छा, ये कैपेसिटर का कैसे निकालो, कैपेसिटर का फार्मूला स्फीयर के लिए Q/V, और V बराबर हमें पता है कि 1/4πε0 Q/R होता है, ठीक है। तो यहाँ Q/V लिख दो, V मतलब 1/4πε0 और Q/R लिख दो, ठीक है बेटा। तो Q से Q उड़ गया, ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0R। तो किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4πε0R, ये याद कर लो, स्फीयर का कैपेसिटेंस है। अब ये हो गया। अब देखो इन पे जब तो चार्ज, अब इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो Q1 क्या हो जाएगा बेटा, Q1 बराबर लिखोगे, क्या लिखोगे, C1V। इसी तरह Q2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, C2V। कैपेसिटर दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो C1V की जगह लिख दो, क्या लिखोगे, 4πε0R1V, और Q2 क्या हो जाएगा बेटा, C2 मतलब 4πε0R2V। समझ गए। अगर दोनों को डिवाइड हम कर दें बेटा, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4πε0V से V कट गया, Q1 Q2 बराबर R1/R2, इतना आ गया। अब यहाँ पे चार्ज का रेशियो नहीं पूछा है, बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया 4πr²। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये होता है, ठीक है बेटा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो σ1/σ2, σ2 भी इसी तरह लिखोगे, Q2/4πε0 का स्क्वायर, ठीक है। तो σ1/σ2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4π दोनों में था वो कट जाएगा, Q1/Q2 तो रहेगा ही, Q1/Q2 रहेगा, और R2 ऊपर चला जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर होगा, ये होगा। और Q1/Q2 हमें Q1/Q2 यहाँ से मिल रहा है, देखो यहाँ से, तो Q1/Q2 की जगह पे ये लिख दें तो क्या हो जाएगा, R1/R2, इधर देखो, R1/R2 गुणे R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, एक से एक गया तो फाइनली R2/R1 आ जाएगा। यही दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो होगा, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना, क्या याद रखोगे, किसी स्फीयर का कैपेसिटर जो है ये होता है। समझ गए बच्चों।
इसमें भी खास कुछ था नहीं, कठिन नहीं था ये। एक प्रिज्म पर लाइट वाला था बच्चों, मतलब बहुत बच्चे गलत कर दिए। असल में आपको ऐसे कोई चीज़ मिलता था, आप बोलते ये प्रिज्म है, ऐसे आता फिर ऐसे जाता फिर ऐसे जाता, तो आप बोलते प्रिज्म है। यहाँ पे क्या था कि ये ऐसे बना दिए, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा है, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए। अच्छा, आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता है कि कोई लाइट ऐसे आती है, अगर ये रेयर मीडियम है, ये डेंस है, जो एंगल आई बनेगा यहाँ से थोड़ा झुकेगा, ये आर होगा, ये आर होगा। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, इधर का μ2 है, तो साइन μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ये हमारा स्नेल्स का लॉ है। ये डेंसर से रेयर में जाए, रेयर से डेंसर में जाए, जिधर का एंगल उधर का म्यू इज इक्वल टू दूसरे साइड का म्यू और साइन दूसरे साइड का एंगल, यही आपको रखना है। अब ये ऐसे अगर यही रेज ऐसे सीधे आती है ऐसे, ये कुछ झुकेगी क्या? ये तो ऐसे ही चली जाएगी। तो जो परपेंडिकुलर रेज आएंगे बेटा, ऐसे कोई आएगा परपेंडिकुलर, ये झुकेगा थोड़ी, ये तो बेचारा ऐसे ही जाएगा सीधे। तो इस सरफेस पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर से थोड़ा एंगल पे गिर रहा है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर से इस एंगल पे गिर रहा है। तो इधर ये डेंस है, इधर हवा है बाहर, तो जाहिर सी बात है थोड़ा फैल के जाएगा, थोड़ा क्या होगा, फैल के जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मान लो आई है, ये आर है, तो हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इसका दिया है, ग्लास का दिया है √3 है। यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है, ये 60 एंगल है, तो हमें ये बताना है, तो ये पता होना चाहिए आई। तो आई पता कैसे करोगे? अब देखो यही लाइन अगर हम ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दे बेटा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही तो हुई, ये दोनों लाइन। अब दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक तिरछी लाइन ऐसे कट करे तो एंगल कुछ डिफरेंस होगा क्या? ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये जो ट्रायंगल बना, और ये 90 तो है ही, ये 60 ये 90, तो ये कितना हो गया? तीनों 180 हैं, उसमें से 60 और 90 150 जोड़ माइनस कर दिए तो ये कितना आ गया? 30 आ गया। अब इस फार्मूले में रख दो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब √3, इधर का एंगल साइन 30 मतलब जो भी है, और इधर का μ2 हवा का 1 मान लिए और r साइन r कर दिए, तो ये क्या हो गया? √3/2 साइन 31/2, इधर साइन r, ठीक है बेटा। तो r क्या हो जाएगा? साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है? वो होती है 60, ठीक है। तो ये भी कठिन नहीं था। ये प्रिज्म, आपको लगा कि प्रिज्म हमेशा ऐसे होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। हमें प्रिज्म, इनफैक्ट इसमें प्रिज्म का कोई रोल ही नहीं था। ये प्रिज्म जैसा इसमें एंगल ऑफ डेविएशन पूछता, स्पेक्ट्रम के बारे में पूछता, कुछ और पूछता, तो ये तो एक सिंपल रिफ्रैक्शन था, लेकिन दो सरफेस पे हुआ रिफ्रैक्शन, एक जगह से ना होके दो जगह से रिफ्रैक्शन हुआ। देखो अभी तक मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन, मतलब ऐसा बहुत कोई नहीं था जिसको कि न कर पाओ। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बच्चे गलत किए कि LCR सर्किट है, उसमें पोटेंशियल सबका दिया हुआ है। पोटेंशियल यार दिया हुआ है तो हमें पता है कि LCR सर्किट तीनों है, तो उसमें एक VL इधर होता है, VC जो फेजर डायग्राम होता है, और ये VR होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट अगर पोटेंशियल कोई बताए तो रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए क्या करोगे? मतलब इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा VL - VC, इधर VR, तो ये वेक्टर फॉर्म है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे मतलब ऐसे निकाल दोगे, ऐसे कर दोगे VL - VC। मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो क्या करोगे बेटा? √VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। इसमें जो ये है कि उसमें ये करंट दिया हुआ था, ठीक है, करंट दिया हुआ था, जो आप पोटेंशियल, अब करंट जो दिया है बेटा, करंट उसका पीक करंट दिया है, और पोटेंशियल जो निकलेगा RMS, क्योंकि पोटेंशियल जब भी हमारा निकलता है RMS वैल्यू होती है, तो उसको भी VRMS निकालना हुआ तो V0/√2 कर दोगे, ठीक है। तो V0 हमको तो √2 VRMS करके निकालना पड़ेगा, ओके, ठीक है।
प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब जेड अगर निकालना हुआ तो क्या करोगे, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस करो, या वी नॉट बाई आई नॉट। ये है कि जो रहेगा वी वही रहेगा आई, ये करके रहेगा। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, डाइपोल मोमेंट, ये तो सबको सब कर लिए होंगे यार, इसमें तो कुछ है नहीं। जिधर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे डेंस रहेंगी, जहाँ पे डेंस रहेंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इधर देखो ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है बेटा, तो इस पर फोर्स, नेट फोर्स ज़्यादा लगेगा यार। इस पे जो लगेगा इधर लगेगा, लेकिन ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है E2 से, तो ये F1 भी ज़्यादा होगा, मतलब इधर का फोर्स ज़्यादा होगा और वो उसको उधर की तरफ ले जाएगा। हमेशा कोई भी चार्ज या कोई किसी भी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, किसी भी चीज़ को अगर उस फील्ड में छोड़ देंगे तो वो हमेशा किस पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहेगा, मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी को। अब इतनी ऊंचाई पर कोई बॉल को छोड़ दोगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, आप छोड़ोगे तो वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा जहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाए या मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। समझ गए, इसमें भी कुछ नहीं था। कैपेसिटर का दिया हुआ था, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डी दिया है, उसका एनर्जी पूछा है, सब लोग कर लिए होंगे, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई छूटा होगा। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बच्चे कुछ गलत कर दिए थे। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और वोल्टेज जो दिया है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर दें, इसको थोड़ा साफ करके बता दें। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, इस पे वोल्टेज वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका कैपेसिटेंस C दिया। अब बोल रहा है कि मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट करते, इसमें एक शुरू में तो करंट बहता है ना, करंट इसके बीच, ये माना जाता है कि करंट फ्लो होता है तभी तो इसमें शुरुआत में करंट मैक्सिमम होता है, बाद में करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है लास्ट में, जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो जो वो करंट आता है इंस्टेंट करंट उस टाइम पे, वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। C ये है, इस पे जो चार्ज आएंगे, चार्ज आता है शुरू में किसी भी टाइम पे, मान लो चार्ज Q आया है, ठीक है, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू CV, यही होना चाहिए। ठीक है, और V जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, C की जगह C वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज अगर ये है तो उस इंस्टेंट पे करंट अगर पता करना हो, I बराबर dQ/dt, ये करोगे तो ये भी, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे dt से, C बाहर हो जाएगा, d वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको dt से कर दिए तो क्या हो जाएगा बेटा, तो dt से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C तो बाहर ही रहेगा, V नॉट रहेगा, साइन ओमेगा इधर बाहर आ जाएगा, ओमेगा और साइन का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, यही करंट हो जाएगा उस टाइम पे। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी मूविंग जो भी मूविंग चीज़ है, जैसे आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, ट्रेन में बस मान लीजिए आपके ए एक्सेलेरेशन से चल रही है और किसी भी टाइम आपकी वेलोसिटी v है, उस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ वहाँ से खिड़की से गिराते हैं, जब तक वो चीज़ बस में है या ट्रेन में जिसमें भी है तो उसका एक्सेलरेशन भी रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको गिरा दिए तो वहाँ पे उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि वो अब उस बॉडी का पार्ट नहीं रहा, उसका हिस्सा नहीं रहा। तो लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होगी, वो वेलोसिटी जो है उस टाइम पे अगर v वेलोसिटी है तो इसकी भी वेलोसिटी v ही रहेगी। अब क्या होगा कि एक्सेलरेशन आगे है नहीं, तो ये आगे v एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, लेकिन क्योंकि ऊंचाई से गिराया हो तो नीचे की तरफ भी ये थोड़ा जाएगा, आगे जाएगा तो और नीचे ऐसे, क्योंकि ग्रेविटी ये g लगने लगा, g एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये जाने लगे, इसमें ट्विस्ट क्या था कि t बराबर 4 पे गिराए थे, 4 सेकेंड पे, और t बराबर 6 सेकेंड पे पूछा था, मतलब घड़ी में जब 4 सेकेंड हुआ था तब गिराए थे, और घड़ी में जब 6 सेकेंड हुआ तब पूछा है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मतलब 2 सेकेंड गिराने के 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी पूछा है। तो ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल टाइप का हो गया, प्रोजेक्टाइल जैसे हवाई जहाज से बॉम्ब गिराते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी तो हर जगह वहीं रहेगी, हॉरिजॉन्टल। ये मैं आपको
अभी प्रोजेक्टाइल मेरा चल रहा है, लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वर्टिकल का क्या है, इनिशियल 0 था, फाइनल क्या हो गया, 2 सेकेंड बाद क्या होगा फाइनल, ये हमको बताना है। तो टाइम वाला है तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, v = u प्लस gt, मतलब 0 प्लस 2 × 10 मतलब 20 हो गया। और ये भी 20 ही है, तो एक पार्टिकल है जिसके 2 वेलोसिटी हैं, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे होगा। और वो क्या होगा, √20² प्लस 20² बराबर, तो 20 कॉमन हो गया, √2 आ गया, वेलोसिटी। अब पूछा था इसमें एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, आप कहेंगे गाड़ी में से बाहर निकल गया तो उसमें कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन जी तो काम कर रहा है ना, एक एक्सेलरेशन तो है ना, वो उसको नीचे की तरफ ले जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी के मान के बराबर होगा, जी की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। एक वेट का दिया था, बहुत बच्चे गलत कर दिए, बहुत बच्चे, अरे भैया ऐसे है, अब ये कह रहे हैं कि 40, ये पूरा 200 मीटर लंबा है, ये 200 मीटर है, अब बता रहे हैं कि 40, यहाँ से जो 40 रीडिंग है 40, ठीक है, इनका पूरा वेट जो है 500 ग्राम है। पहले तो आप निकाल लोगे कि मास पर यूनिट लेंथ, तो 500 ग्राम बटे 200, तो क्या हो गया बेटा 2.5, इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम इसका वेट हो गया पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 40 इस पे जो है इसको हिंज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भार, हमें बेसिकली टार्क बैलेंस करना है, इधर का टार्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर का टोटल फोर्स टोटल डिस्टेंस, अब इधर का जो रॉड का हिस्सा बचा 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का भार कितना होगा, इतना इंटू 40, कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 = 10, ठीक है। 100 ग्राम हुआ, और केजी में बदलोगे तो 0.1 kg हो जाएगा। तो 0.1 kg जो है वो कहाँ पे काम करेगा, इतने का भार 0.1 तो बीच करेगा यहाँ पे, मतलब 20 पर काम करेगा। और जो लटकाए हो इधर वो भी शायद 20 पे ही है, 2 किलो और लटका दिए 20 पे, और इसका हो गया तो 20 × 2, ठीक है, प्लस 20 × 0.1 इधर का हो गया। अब बोल रहा है 160 की मार्किंग, 160 मार्किंग। अब देखो ध्यान देने वाली बात, ये 160 यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, यहाँ से पूरा से, तो 160 पूरा से है बेटा, और ये 40 है, तो ये कितना दूरी हुआ, ये 120 हुआ, ठीक है। अच्छा इधर का भार ये 120 हुआ, ओके। और पूरा इधर का जो वेट कितना बचा, इधर का 40 हो गया था, तो इधर का 160 था, 200 मीटर लंबा है ना। हाँ, इधर का 160 भार बचा, 160 का आधा, 160 का वजन कितना होगा, 160 × 2.5, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा कितना 0.4 kg, ठीक है, 0.4 kg। और वो कहाँ पे काम करेगा, यहाँ से जो दूरी बची है 40 में से ये निकाल दे तो 160, 80 पे काम करेगा। तो 80 पे ये और 160 वो, 160 यहाँ से है तो 160 मतलब 120 पे वो लटका हुआ है, कितना 120 × m, यही हमें निकालना है। और 80 पे कितना उसका भार काम कर रहा है, गुणे 0.4, यहाँ से कर लोगे बेटा तो आपका आंसर m निकल जाएगा, इसमें कुछ कठिन नहीं था। एक और कठिन क्वेश्चन था, LCR सर्किट दिया है, LCR सर्किट है बेटा, मतलब इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है, LCR सर्किट है। तो LCR सर्किट में आपको क्या है कि रेजोनेंस स्टेज में है। रेजोनेंस स्टेज कब होता है, जब रेजोनेंस स्टेज क्या होता है, जब XL = XC होता है, और XL क्या होता है, ω_L = 1/ωc। तो यहाँ से ओमेगा = निकालोगे तो 1/LC, ठीक है बेटा, ये होता है। तो रेजोनेंस स्टेज में क्या होता है कि XL और ये बराबर हो जाते हैं, तो उस समय जो Z इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, इम्पीडेंस जनरली क्या होता है, R² प्लस XL - XC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, अब ये दोनों बराबर हो गए तो उस समय सिर्फ पावर, उस समय कौन सा वो रहेगा, सिर्फ
रजिस्टर रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस रहेगा। और पावर के लिए क्या करोगे, पावर के लिए P बराबर V²/Z। अब यार इसमें अगर XL XC ये भी दोनों काम करेंगे तो R² प्लस ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, Z ज़्यादा आएगा, और ये अगर 0 हो गया तो Z की वैल्यू कम आएगा, और Z की वैल्यू कम होगी तो पावर हमेशा ज़्यादा होगा। Z की वैल्यू R² से कम हो सकती है क्या, ये भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, लेकिन ये तो रहेगा ना रजिस्टर तो रहेगा बेटा, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस रहेगा तो मतलब Z की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती R² से, तो उससे कम नहीं हो सकती। और ये जो मिनिमम वैल्यू है तो उस टाइम पे पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा V²/Z। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस। क्यों, उस समय Z की वैल्यू क्या होगी, R के बराबर हो जाएगी। Z की वैल्यू जितना कम होगी तो V²/Z पावर उतना ज़्यादा होगा। Z की वैल्यू जैसे ही ये कोई आ गया तो ये बढ़ जाएगा। इसका जो है अब इसमें मतलब इस तरह का वो, तो ये मैक्सिमम पावर होती है, इस टाइम पे पावर मैक्स होगा और Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू R के बराबर होती है। अब क्या है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, तो ये जो है आपका ω0 बोला जाता है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये होती हैं जहाँ पे ये ω1 ये ω2 दो फ्रीक्वेंसी होती हैं जहाँ पे हाफ पावर एक बार में क्या रहेगा, एक बार में इंडक्टर रहेगा, कैपेसिटर काम नहीं करेगा, एक बार में कैपेसिटर रहेगा, इंडक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। वो यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं, यहाँ से भी रख के निकाल सकते हैं। पावर की जगह पे मतलब हाफ कर दोगे V²/Z बराबर हाफ कर दोगे, और Z की जगह पे क्या रहेगा, R रहेगा, एक बार XL रहेगा, और दूसरे का निकालना हुआ तो R² के साथ 1/XC मतलब 1/ωc का स्क्वायर रहेगा। वहाँ से भी ओमेगा निकाल लोगे, या यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से क्या है कि इसके लिए जो है ये इसमें एक फार्मूला है कि जो डेल्टा ओमेगा होता है, डेल्टा ओमेगा होता है ω2 माइनस ω1, ये होता है डेल्टा ओमेगा, मतलब ω2 में से ω1, तो ये डेल्टा ओमेगा, ये इनका मतलब बीच का ये है। और बीच की चीज़ हमें पता है, तो बीच से आधा इधर और आधा इधर, और ये किसके बराबर होता है, R/L के। ये फार्मूला है, अल्टरनेटिंग करंट में जब जाओगे तो ये फार्मूला है। तो ये पूरा है, डेल्टा ओमेगा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है। इसका आधा अगर हमें देखना हो तो आधा क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, R/L, इसमें 2 से भाग दे दिए तो ये आधा निकल आया, आधा। तो बीच की फ्रीक्वेंसी अगर ω0 हमको पता है बेटा, तो ω2 अगर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, ω0 प्लस R/2L, और ω1 क्या होगा, ये ω2 हो जाएगा, ω1 क्या होगा, ω0 माइनस R/2L। यहाँ पे जब आप, तो इसके लिए रेजोनेंस वाला ये आप निकाले होगे, इसमें जब आप वैल्यू रखे होगे √1/L का वैल्यू 5 है, C का वैल्यू कुछ है, जो है कितना है 80 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 × 8 = 40, तो आ जाएगा 1/400 और ऊपर 10⁻⁻6, तो 400 में से ये चला गया तो पावर माइनस नीचे था, ऊपर प्लस हो गया, पावर 4 हो गया, और रूट में से इधर 2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 100, तो 100 में 2 से तो ये 50 आया। और R/L निकाल लो, R/2L करके निकाल लो, तो वो जो है उसमें एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस। R कितना है बेटा, R कितना है 40 ओम है, L कितना है 5 है, तो 5 × 8 = 40 आ गया, इसका आधा हो गया 4, तो ω1 हो गया 50 - 4, और ω2 हो गया 50 + 4, ये आपका हो गया। तो इस यहाँ से सीधा पड़ जाएगा अगर आपको फार्मूला याद है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो यहाँ से आप निकालोगे, एक फ्रीक्वेंसी में सिर्फ ω_L लिखोगे, ω_L का इम्पीडेंस ω_L रहेगा, और दूसरे फ्रीक्वेंसी में ω_C का रहेगा, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन एक दिया था कि 12A लंबाई का यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, लेंथ 12A है, एक बार उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए जिसका आर्म का लेंथ जो है A है, टोटल 12A लेंथ है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दिए, एक स्क्वायर बना दिए, A है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है कि NI
नंबर ऑफ टर्न हो गया। यहाँ पे ए तो 3a हो गया, तो ऐसे ऐसे कितने टर्न बने होंगे, क्योंकि 12a लंबाई है ना बेटा, तो 4 टर्न, तो n बराबर यहाँ पे 4 हो। अच्छा इसका ये निकालना हुआ, एरिया निकालना पड़ेगा। ए क्या है, एरिया है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये ए है तो a बटे 2 हो जाएगी, ये 90 एंगल हो गया। तो ये निकालना हुआ तो ये h क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर ये माइनस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये h हो जाएगा, h। तो क्या इसमें से आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर तो 3a/4, ये रूट में आ गया। ओके, इसको और क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर, तो a/2 बाहर आ गया, रूट 3 हो गया। इसका एरिया ये h हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, a बराबर ट्रायंगल के लिए पता है हाफ हाइट गुणे ये बेस a, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, h की जगह पे क्या लिख दो, a/2 रूट 3 इंटू a। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ठीक है। तो a/4 a स्क्वायर बाई 4 रूट 3 एरिया हो गया। एरिया हो गया, n 4 है तो इसमें रख दो 4i a स्क्वायर रूट 3 बटे 4, तो क्या हो गया i a स्क्वायर रूट 3। इसमें करोगे a 4a हुआ और 12 का है तो n बराबर यहाँ 3 चक्कर हुआ, एरिया यहाँ a स्क्वायर हुआ, i दिया ही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट m2 क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3n, a जो है a स्क्वायर और i, ठीक है बेटा, 3i a स्क्वायर, इसमें भी कुछ नहीं था। अच्छा एक और था बच्चे जो है ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइमरी लूप होता है मान लो, ये सेकेंडरी, एक लूप के अंदर एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है, तो इसमें करंट जाएगा। इसमें अगर करंट डालोगे, मान लो ये क्या है I1 है, इसमें करंट डालोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस होगा करंट। इसमें करंट डालोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसका मान लो R1 है, इसका R2 है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसमें। ठीक है, पहली बात तो फ्लक्स जनरेट होगा, इसके अंदर फ्लक्स कटेंगे, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स बोले तो फाई, तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हुआ तो सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बटे 2R, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो क्या होगा, उससे जो है फ्लक्स जनरेट होगा। तो फ्लक्स, तो ये तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम cos थीटा बार बार नहीं लिखेंगे, BA लिख देंगे, BA। ठीक है, ये फ्लक्स जनरेट किस में हो रहा है, दूसरे में, phi2। तो phi2 जो है फ्लक्स जो है, तो यहाँ पे हम ये लिख दें, B की जगह पे ये लिख दें म्यू नॉट, ठीक है, I1 बाई 2R, इस तरह से। ओके बेटा, ये फ्लक्स जनरेट हुआ इसमें। अच्छा हमको पता है कि फ्लक्स जो जनरेट होता है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू I के होता है, टू I1, पहले में जितना वो है उसमें, और जब ये हटाते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख देते हैं जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, I1, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमें निकालना हुआ तो M इज इक्वल टू क्या लिखोगे, phi2 बटे I1। ठीक है, phi2 बटे I1। तो यहाँ पे हम B की जगह पे ये लिखे, और एरिया इसका छोटे वाले कॉइल का एरिया क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मान लो R1 हो गया, और इसका एरिया क्या हो गया, पाई R2 का स्क्वायर, ये। ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स। अब फ्लक्स हमें पता हो गया, तो फ्लक्स की जगह पे ये रख दें तो हमारा ये निकल आएगा। तो देखो M बराबर क्या हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, म्यू नॉट बटे 2R1 इंटू I1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, और बटे यहाँ पे I1 कर दो, I1। ठीक,
तो देखो I1 से I1 चला गया, तो फाइनली क्या आया, m बराबर क्या आया, म्यू नॉट बटे 2 पाई। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न भी होता है तो फ्लक्स जो है नंबर ऑफ टर्न भी उसमें NBA हो जाता है, ठीक है, उतना वो हो जाता है। तो खैर नंबर ऑफ टर्न वहाँ दिया नहीं है, तो m बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट बटे पाई नहीं है, बटे 2, ठीक है, I जा चुका है इंटू 2 से 2 भी चला गया, तो यहाँ 2 बचा, म्यू नॉट इंटू या 2 म्यू नॉट, ठीक है, और R2 स्क्वायर बटे R1, यहाँ पे R1 है, तो m किसके प्रोपोर्शनल हुआ, m इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बटे R1। R2 मतलब अंदर वाले का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, अंदर वाले के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा, बाहर वाले का R1 रहेगा। इसमें भी कोई दम नहीं था। R रेडियस के उस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, टी टाइम में वो पूरा कंप्लीट करता है एक साइकिल। अब उसी को प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंका गया, मैक्सिमम हाइट अगर 4r है, फार्मूले में रखना था सीधा यार, उसमें कुछ भी नहीं था, बता रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं था। एक और दिया था क्वेश्चन जो है तो गलत किया। हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है V क्रॉस B, जो फोर्स लगता है। और डायरेक्शन के लिए मैं बताया हूँ कि यही रूल लगाना है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर, जो मैं कि मेरे लेक्चर में, जो मेरा वेक्टर का लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से बताया हूँ। मैग्नेटिज्म का कोई भी डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल आप कभी गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या किया है कि इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है IJK में, इसकी वैल्यू दिया है IJK में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, B की वैल्यू पूछा है वो भी IJK में। अगर इसकी वैल्यू दिया होता, इसकी वैल्यू दिया होता, इसकी वैल्यू पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस इसमें कर देते, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे इसकी दी है, इसकी दी है, लेकिन इसका नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज़ हमें, मैं वेक्टर जब पढ़ाया हूँ, वेक्टर में शुरू में ही बताया था बेटा, अगर कोई एक वेक्टर है A, ठीक है, A वेक्टर है, तो इसका अगर डायरेक्शन हमें पता करना हो, वेक्टर A है, तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये खाली क्या आ जाएगा, ये खाली क्या आ जाएगा, डायरेक्शन बोले तो खाली यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं रह गया, एक हो गया मैग्नीट्यूड, इसमें खाली क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अब इस सवाल में हमें डायरेक्शन भी उठाना है, और मैं अगर वेक्टर किससे बना होता है, वेक्टर क्वांटिटी किससे बनी होती है। मैं पहला लाइन वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो पिछले, जो भी बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा पीछे के वीडियो में जाकर देखें, जब उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम, उसमें जाके सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जो वेक्टर का चैप्टर है उसमें जो पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। तो उसमें वेक्टर और स्केलर है। तो वेक्टर, तो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। मतलब हम मैग्नीट्यूड कहीं का, मान लो एक मैग्नीट्यूड m है और डायरेक्शन d है, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, मान लो वेक्टर x है, इसका मैग्नीट्यूड m है और उसका डायरेक्शन ये है, तो इस वेक्टर को लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, md, जैसे उसमें लिखते थे। तो n मैग्नीट्यूड हुआ और यूनिट बोले तो उसमें डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि हमें ये पता है कि ये वेक्टर, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ये, ठीक है, और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर। तो हमें इन दोनों का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही तो रहता है, इधर से चार्ज फेंक के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर ही रहेगा, वो फोर्स क्या रहेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर हम इसको F को, और अरे सीधा सीधा आप ये समझ लो, मान लो ये I है, ये अगर I है, ये J है और ये K है, ठीक है बेटा। तो
तो आई कब मिलेगा? जब जे क्रॉस के करोगे, ठीक। और के कब मिलेगा? के कब मिलेगा? बी को मान लो के कब मिलेगा? जब जे क्रॉस आई कर दोगे। जे क्रॉस करोगे तो आई मिलेगा, के मिलेगा कि नहीं? तो के मतलब इसका डायरेक्शन अगर हमें पता करना हुआ तो ये क्रॉस ये, यानी कि बी का डायरेक्शन अगर हमें खाली पता करना हो तो क्या मिल जाएगा? ये क्रॉस ये, वी क्रॉस एफ कर दो, ये क्रॉस ये कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? बी का डायरेक्शन, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका जो क्रॉस करने पाएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड आर। अब उस मैग्नीट्यूड को इसमें जब भाग दे देंगे, अब क्या आ गया? ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर मतलब प्योर डायरेक्शन हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया? प्योर डायरेक्शन हो गया। अब दिक्कत ये है कि डायरेक्शन तो हमको पता हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्या है? क्योंकि बी हमें पूरा निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई जे के है, तो इसका वी की वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, आई मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, प्लस इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मान लो 20 आया, ये मान लो 10 आया, और ये b है, q से मल्टीप्लाई, तो b बराबर क्या कर दोगे? 20/10, 10 जो भी, तो ये b का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। तो b के दो चीज़ मिल गए, b के दो चीज़ मिल गए, एक मैग्नीट्यूड मिल गया इधर से और एक डायरेक्शन मिल गया इधर से। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो वो जो है तुम्हारा असली। इसमें आई जे के वो सब रहेगा, और ये मैग्नीट्यूड का उसमें यहाँ से जो आया था गुणा कर दोगे, तो वो उसके साथ जो है आई जे के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा कठिन था क्योंकि लंबा था। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसी में भाग दोगे, और इधर से इनका मैग्नीट्यूड निकाल के फिर वहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बी का, फिर बी का मैग्नीट्यूड और बी का डायरेक्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके तुम्हारा निकलेगा वो वेक्टर बी, ठीक है। तो बच्चों ये थे सवाल। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि और कोई ऐसा सवाल था जो कि आपका कठिन था या करने लायक था। एक एनर्जी कंजर्वेशन पे था, पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अर्थ से है यार, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे u वेलोसिटी से u दिया है k v e, k की वैल्यू क्या दिया है? लेस देन 1। अगर k 1 के बराबर हो जाता तो इसके वेलोसिटी बराबर हो जाती है, बाहर चला जाता, बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर नहीं जाएगा बेटा, तो ये है कि यहाँ से ये कुछ बहुत ऊंचाई पर जाएगा, लगभग बाहर जाने वाला होगा, लेकिन उससे बाहर नहीं। तो हम क्या कर देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m v u स्क्वायर, u क्या होगा? k स्क्वायर v स्क्वायर, और v स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये सबको पता है, √2gm/r, ये होता है स्केप वेलोसिटी। यहाँ v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, 2gm ये हो जाएगा। अब वहाँ जब ऊंचाई पर पहुँच गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जगह पे क्या होता है? -gm, जो उसका मास है बटे r। लेकिन ये हाइट, ये अर्थ का रेडियस है ये, और ये हाइट, तो r प्लस h लिख दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? यहाँ पे 0 मतलब हाफ m और k स्क्वायर और v स्क्वायर की जगह पे ये लिख दोगे, ये गुणे √gm/r। ये किसके बराबर हो जाएगा? उसके -gm कैपिटल स्मॉल m बटे r प्लस h। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये सब कट जाएंगे, छोटा m बड़ा m g ये सब कट जाएंगे। यहाँ से तुम्हारा r की वैल्यू, h की वैल्यू r और k के फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कठिन था या जिसको आप कर नहीं सकते थे बेटा। सारे क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन मैंने 5 6 7 8 क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस किए, कठिन थे, थोड़ा लेंदी थे, किसी में कैलकुलेशन था, किसी में वो था। अब यहाँ पे किसी की किस्मत है, किसी ने कोई
किसी क्वेश्चन में उलझ गया, उसका टाइम वेस्ट हो गया, बाकी क्वेश्चन करने में टाइम नहीं मिला, जल्दबाजी में क्वेश्चन छोड़ दिया या गलत कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मेरा जो कंक्लूज़न है कि जो भी बच्चे 30 क्वेश्चन कर लिए होंगे फिजिक्स में, 30 कर लिए होंगे या 30 प्लस कर लिए होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 30 प्लस कर लिए होंगे तो वो बायो में भी 88, 89 या 90 कर चुके होंगे, और केमिस्ट्री में भी कम से कम 35 और 40 कर चुके होंगे। और इस तरह से अगर 30, 35 और 90 इस तरह का, तो आपका 30 फिजिक्स, 35 केमिस्ट्री और 90 जो है, 90 का मतलब अगर 88 भी ले लें बायो में, तो भी उनका जो है 150, 152, 53 क्वेश्चन होता है, जो कि 600 के ऊपर जाता है। और 600 के ऊपर जिनका भी जाएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना श्योर है, इतना श्योर है, क्योंकि पिछले साल से मेरिट कम जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम, और आप अपने फ्रेंड्स और जो भी ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं जिनको फिजिक्स कमज़ोर लगती है, फिजिक्स कमज़ोर बोले तो फिजिक्स से आपको प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स का फोबिया है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को देखें। अभी मैंने 3-4 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग से, और आगे के भी चैप्टर आने वाले हैं। 2022 के लिए, आपके लिए, फिजिक्स के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप 40 प्लस, मतलब आने वाले पैटर्न पे डिपेंड करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।